हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय सीएलसी। मैं किशोर सिंह शेखावत, टीम फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग 2013 से लेकर के 2019 तक के नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो कि अपने नीट के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो करें शुरू भाई। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें ये कह रहा है इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैविंग ए वोल्टेज गेन जी। एक हमारे पास कोई कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है और उसका वोल्टेज गेन जी है। एक बात देखो, इसमें जो मैंने अभी क्वेश्चंस मैं भी देख रहा था, तो मेनली जो क्वेश्चंस आपके इसमें आ रखे हैं, सिंगल एक डायग्राम जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, इसी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आ रखे हैं, केवल कॉमन एमीटर पे, जिसका बिल्कुल एक सीधा सा सरल सा सूत्र है, सरल सा एक इसका फोटोग्राफ है। बस इसमें कैसे हमको चीजों को अपने अनुकूल लेना है, वो आपको काम करना है। देखो, इस कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर, जैसे आपने एमीटर को तो कॉमन कर रखा है, जो इनपुट में और आउटपुट दोनों में कॉमन है। इसमें अब इसको बोलते हैं हम इनपुट परिपथ यानी निवेशी परिपथ, ये आपका आउटपुट सर्किट है, इसको बोलते हैं अपन कौन सा, निर्गत परिपथ कहते हैं। इस इनपुट की जो प्रॉपर्टी है, इनपुट की करंट है, इनपुट की वोल्टेज है, इनपुट का रेजिस्टेंस है, इनपुट की पावर है, सब कुछ है। इसी प्रकार से आउटपुट में भी करंट भी है, इसका आपका वोल्टेज भी है, इसकी पावर भी है और इसमें रेजिस्टेंस भी है। और जो हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं कोई भी करंट का, वोल्टेज का, जो भी है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, जैसे आउटपुट का रेजिस्टेंस आरसी अपॉन आरबी, या कोई लोड रेजिस्टेंस जोड़ रखा है आरएल अपॉन आर इनपुट रेजिस्टेंस, इनके अनुपात को हम कहते हैं प्रतिरोध लाभ। लाभ तभी कहेंगे जब ये रेशियो 1 से बड़ा हो, है ना। जैसे अगर मान लो गलती से 1 से कम हो जाए तो उसको अपन लाभ नहीं कहेंगे फिर। ठीक इसी प्रकार से करंट है, तो ये आरसी जो है, इसमें करंट आईसी है, यहाँ करंट कौन सी आपकी आईबी है, तो आउटपुट करंट कौन सी आएगी आईसी, तो आईसी अपॉन आईबी। अगर ये किसी इंस्टेंट की है, स्टैटिक है, स्थिर है, फिक्स है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर भी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो है वो एक करंट का रेशियो तो बन गया, 1 से बड़ा मान लो हो गया। तो उसके बाद हम लोग इसमें ये तय करते हैं कि वो करंट आपकी कांस्टेंट का रेशियो है या चेंज का रेशियो है। अगर कांस्टेंट का रेशियो है तो उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक, और चेंज का है तो बोलेंगे डायनेमिक। कोई भी है, करंट का है चाहे वोल्टेज का। तो करंट आउटपुट अपॉन इनपुट, वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट, पावर आउटपुट अपॉन इनपुट, इस तरह से हमारे पास धारा का, वोल्टता का और शक्ति का प्रवर्धन गुणांक का सूत्र होता है। वो हमको यहाँ पे काम में लेना है। 4 टू बेसिक सिंपल सी यहाँ पर है, और इसमें ई यहाँ कॉमन, तो यहाँ जो करंट आपकी आईसी बनेगी। अगर मान लो मैं इसको एनपीएन ले लूं, यदि ये एनपीएन अपन ले लें, तो जो एमीटर है इस पे अपन करंट शो करते हैं एनपीएन में। पहला वर्ड है एन से मतलब निकास, यहां से एरो बाहर निकलता होगा, और इसमें जो करंट होगी वो आई होगी। आप जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है आई सी प्लस आई बी, आई सी प्लस आई बी। तो अगर ये करंट और आप ये कहते हो सबसे बड़ी करंट ये है, तो शेष करंट इसमें इंटर करेंगे ना, तो आई बी यहाँ से आ रही है, आई सी यहाँ से इसमें आ रही है, दोनों यहाँ पे किरचॉफ के लॉ से मिलेंगी, मिलने से आपकी करंट कौन सी बन जाएगी, आई ई, जिसमें आई सी अपॉन आई बी को हम कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक तरह से उपनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा लाभ, ये कहलाता है, जिसको अपन बीटा से शो करते हैं। तो एक तो यहाँ जो बीटा हुआ, तो बीटा वैसे है क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यानी आपका आईसी अपॉन आईबी 1 से बड़ा होता है। अगर ये स्टैटिक है, माने किसी विशेष बिंदु की वैल्यू है, वेरिएशन नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं बीटा डीसी। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी कर दूं तो यही बन गया आपका बीटा एसी। तो इतना इसमें एच डीसी का फर्क है। बाकी अपने नीट में क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता है। इसमें अभी तक पूछा भी नहीं गया कि कौन सा एसी कौन सा डीसी होता है। ओके, अब इसमें एक नई टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछी है कि, ध्यान दो, अब मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ, मूल मुद्दों से बाहर निकल रहा हूँ। आपको बोला कि इसका वोल्टेज गेन जी है, तो वोल्टेज गेन तो का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एबी का। एबी का पूरा फॉर्मूला लिखो ना, तो वो होता है देखो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। आउटपुट इनपुट का रेशियो है वोल्टेज का, एबी है। दूसरा इसको अपन और
आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को अगर पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आता है बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। आर सी एक तरह से लोड प्रतिरोध है या आउटपुट रेजिस्टेंस है, और आर बी क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है या जो बी के साथ अपन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसका प्रतिरोध है। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया। ये देखो भाई, ये ए बी वाला, आपको ए बी दे रखा है, पहले कितना जी है, अब कुछ बदलाव करके आपसे पूछ रहा है, देखो क्या है, उदाहरण दें, द ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ए ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 mho एंड करंट गेन इज बीटा एट 25। तो ये जो है ना, ये ट्रांस कंडक्टेंस GM इधर रखा अपने को 0.03, और फिर करंट गेन बीटा, इनिशियली बीटा हमारे पास है 25। तो अब पूछा है इफ द अबोव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विद अनदर, यदि इस ट्रांजिस्टर को अपन किसी दूसरे से रिप्लेस करें जिसका ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 है और करंट गेन कितना 20 है, तो आपसे पूछा कि ऐसे में अब इसका वोल्टेज गेन कितना, नए वाले का वोल्टेज गेन कितना, वो आपसे पूछा है। तो ये जो नया शब्द है GM, अन्योन्य चालकता इसको अपन कहते हैं, अन्योन्य चालकता या इसको अंतर चालकता भी कहते हैं। ये एक्चुअली है क्या, तो ये देखो इसमें है क्या, इसको अपन GM से लिखते हैं। GM होता है क्या है कि जो आउटपुट सर्किट है उसकी करंट का परिवर्तन यानी डेल्टा IC, और जो इनपुट है उसके वोल्टेज का परिवर्तन, यानी यहाँ कौन सा E और B सर्किट है, इसको बोलते हैं EB बोलते हैं। तो यहाँ पे जंक्शन पे जो वोल्टेज यहाँ पे लगता है उसमें कितना परिवर्तन है, तो ध्यान दो, आउटपुट की तो वोल्ट करंट का चेंज यानी डेल्टा IC, और इनपुट के वोल्टेज का चेंज का रेशियो जो है उसको हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। तो GM है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा EB। अब इस पे कितना विभव में परिवर्तन होता है, वो है इसकी धारा IB में परिवर्तन इनटू रेजिस्टेंस। तो क्या लिखो, देखो इसको डेल्टा IB इंटू RB, डेल्टा IB अपॉन RB। अब यहां ध्यान दो, ये डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, इसकी जो करंट है उसका चेंज अपॉन इनिशियल आउटपुट अपॉन इनपुट, ये बन गया आपका बीटा। इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये बीटा बन गया। तो बीटा अपॉन RB इसका फॉर्मूला बन गया। अब बीटा देखो क्या बन गया, देखो GM बीटा, ये GM इक्वल टू बीटा अपॉन RB है, इससे अपन ने बीटा का मान निकाल लिया, तो GM इंटू RB आ गया। अब देखिए, यदि इस बीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, हमको तो यहाँ इतना ही फॉर्मूला काम मिलना है, बीटा को लिखा मैंने, तो GM इंटू RB अपॉन RC अपॉन दिस, और ये RB से RB कैंसिल, तो GM इंटू RC आ गया, GM इंटू RC। अब देखो ये हमको मिल गया कि वोल्टेज, ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी वोल्टता लाभ, ये अन्योन्य चालकत्व है या जो ट्रांस कंडक्टेंस अपन कह रहे हैं इसके ठीक समानुपाती है। इसलिए जब समानुपाती है तो देखो AB डैश अपॉन AB बराबर कितना, GM डैश अपॉन GM, GM डैश बाद में कितना 0.02 है, बाद में हमने इसको कितना किया देखो 0.02, और पहले कितना था 0.03, तो 0.02 अपॉन 0.03 इसको उड़ाएंगे तो हमारे पास ये 2/3 आ गया। AB डैश अब हम निकालना चाह रहे हैं तो AB से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 इंटू G, 2/3 इंटू G क्या थी, पहले वाली इसकी कंडक्टेंस थी, उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर है कितना 2/3 G आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो अगला प्रश्न, इसमें हमसे कह रहा है इन ए एन टाइम सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन प्रकार के अर्धचालक में कौन से प्रकार का स्टेटमेंट सही है। तो जो एन टाइप का, जो एन प्रकार का हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं वो बनता कैसे है, तो देखो मान लो हमारे पास ये कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब हमारे पास कोई सिलिकॉन का एक टुकड़ा पड़ा है और इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कौन सी हमें बनाना है एन टाइप का, तो पेंटावेलेंट 5 संयोजी, जैसे फास्फोरस मिला दिया, तो फास्फोरस यहाँ पे दाता प्रकार का, डोनर प्रकार का एक डोपेंट है जिसकी 5 संयोजकता है, और ये क्या करता है, ये एक अशुद्धि, हम जानते हैं इसकी एक अशुद्धि जालक को एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, दाता प्रकार का है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, और ताप से जो बनते हैं वो समान संख्या में बनते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उतने होल बनते हैं। तो जो एन टाइप का बनेगा सेमीकंडक्टर, उसमें हम लोग जानते हैं Ne, जो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो इकाई आयतन में होलों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और होल कैसे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो देखें, होल आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट,
बिल्कुल पेंटावैलेंट डोपेंट है, 5 संयोजी अशुद्धि है, उसको अपन ने मादक के रूप में मिला रखा है। और इसमें होल कैसे आपके माइनॉरिटी के हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं वो आपके मेजॉरिटी के, इसलिए पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शॉन इन फिगर विल बी, इसका आउटपुट क्या होगा वो हमें देखना है। तो देखो ए और बी, हम जो डायोड वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा, जैसे हल्की सी यहाँ थोड़ी बात कर ले हम लोग कि ट्रांजिस्टर के इक्वेशन करने के बाद हम जब जैसे लॉजिक गेट में एंटर करते हैं तो पहले आपको लॉजिक गेट के बेसिक टाइप आपको आने चाहिए, कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो आपने अगर लॉजिक गेट ढंग से पढ़ा हो तो इसके मेनली 3 टाइप होते हैं, 3 इसके टाइप होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, एक आपका है बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक मूल तार्किक द्वार, आधारभूत लॉजिक गेट। दूसरा बोलते हैं उसको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी सार्वत्रिक तार्किक द्वार। एक होते हैं विशिष्ट यानी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। 3 टाइप है, बेसिक है वो 3 तरह के हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डर से ध्यान रखें, और ये आपका एंड और ये नॉट। इसी प्रकार से यूनिवर्सल जो होते हैं उसको अपन कहते हैं, एक तो आपका नोर होता है, एक होता है नंदू एन ए एंड नैंड गेट, और एक्सक्लूसिव जो विशिष्ट हैं वो आपके हैं, एक तो एक्सक्लूसिव और या होता है बच्चों एक्सक्लूसिव नॉर। ये 2 तरह से हैं। तो मेनली इसकी 3 टाइप हो गए, बेसिक, यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव। ये 3 टाइप के हैं, 2 टाइप के। अब यूनिवर्सल को हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, इसके पीछे राज ये है कि नोर या नैंड ऐसे लॉजिक गेट हैं जो कि या जिनकी सहायता से हम सारे प्रकार के अन्य लॉजिक गेट बना सकते हैं। जिस प्रकार से किसी मकान में ईंट का इंपॉर्टेंस होता है, ईंट जो बिल्डिंग जो ब्लॉक्स होती हैं, जिस प्रकार से पूरे भवन में ईंटों का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से जो आपके डिजिटल सर्किट बनते हैं, जो आपके जिसको अपन अंक रूप परिपथ कहते हैं हिंदी में, उनका जो आधार होता है या जिनके रिपीट होने से, बार बार रिपीट होने से उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। वो लॉजिक गेट है, उसमें भी कौन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है नोर गेट या नैंड गेट, है ना। नोर गेट से आप और बना सकते हो, नोर से आप एंड बना सकते हो, नोर से आप नोट, सब कुछ बना सकते हो। कैसे बनते हैं उसका भी एक छोटा सा खाका आपको मैं बता देता हूं ताकि हम बाद में इनको काम में ले सकें। जैसे ये नैंड गेट है और ये है बेटा जी नॉर गेट, समझे। एक बात फिक्स कर लो कि अगर हमको नैंड से नोट बनाना हो या अगर हमको नोर से नोट बनाना हो, तो नैंड से नोट बनाना हो चाहे नोर से नोट बनाना हो, एक लॉजिक गेट चाहिएगा। अगर हमको नैंड से नोर बनाना हो और नोर से नैंड बनाना हो, ध्यान कर लें, नैंड से नोट या नोर से नोट, नोट बनाते हैं तो एक ही लॉजिक गेट आपको चाहिए, सिर्फ कौन सा, एक नैंड गेट से बन जाएगा, एक से बन जाएगा। जब इनवर्स करते हो, नोर से नैंड या नैंड से नोर बनाते हो, तो आपको 4 लॉजिक गेट चाहिए भाई। इसमें एक लॉजिक गेट चाहिएगा, इसमें भी एक चाहिएगा, इसमें आपको 4 और 4 लॉजिक गेट चाहिए। अब इश्यू मेन रहा किसका, और एंड का रहा, वो कैसे अपन दूर करें। देखो तो इसका पहला अक्षर क्या, देखो एन, एन से मैं बना रहा हूं नोट। इसका दूसरा अक्षर क्या है, ए से मैं लिख रहा हूं एंड, बाकी कोई इश्यू नहीं है। इसमें पहला अक्षर एन है, एन से बन गया लॉजिक गेट नॉट, और ओ से बन गया आपका और, ठीक है। तो जो बेसिक 3 द्वार थे आपके नोट एंड, तो इसमें शेष क्या रह गया, और। यहां नोट और आ चुके, यहां शेष क्या रहा, देखो एंड। अब जो चौथे नंबर पे बात करता हूं, तो नैंड से हमको बनाना होता है नॉर, और यहां पर हमको नोर से बनाना होता है नंदू, इस तरह से। अब इसके 2 नंबरिंग हम कर दें ऑर्डर से, ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये सारे अपने आप में प्रश्न ही है। नैंड से नोट बनाना हो तो एक लॉजिक गेट चाहिएगा, नैंड से एंड बनाना हो तो 2 चाहिए, नैंड से आपको और तो 3 चाहिए, नैंड से आपको नोर तो 4 चाहिए। इसी प्रकार नोर से नोट 1 चाहिएगा, नोर से और तो 2 चाहिए, और इसमें एंड के लिए 3 चाहिए, और नोट एंड नैंड के लिए आपको 4 चाहिए। तो देखो नोट में एक फिक्स हो गया, नोट से नैंड, नैंड से नोर है, उसमें 4 फिक्स हो गए। बचे दिक्कत क्या, 2 और 3 की दिक्कत है
है ना, दो यानी और एंड अपन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ फिक्स है नैंड गेट में सेकंड लेटर ए है और दूसरे नंबर पे फर्स्ट सेकंड पे, तो इसमें नैंड से अगर एंड बनाना हो तो दो चाहिए, बचा कौन सा और, तो इससे और के लिए कितने तीन चाहिए, इस वाले में ये सेकंड नंबर पे और है तो इसका मतलब और के लिए दो चाहिए तो एंड के लिए तीन, ये उल्टा पुल्टा, बस इतना सा आप ध्यान को रखेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इसमें इश्यू है नहीं, बाकी हम लोग आराम से सबको चेक करेंगे, तो ध्यान दो। यहाँ चलो इसके जो सिंबल वगैरह हैं थोड़े से उनको भी अपन और देख लेते हैं। सिंबल की बात करते हो तो एक तो आपका ये लॉजिक गेट होता है, एक अपन कहते हैं ये लॉजिक गेट होता है, एक कौन सा आपका ये अपन कहते हैं, ये इसके दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट, दो इनपुट एक आउटपुट होता है। ये आपका एंड गेट है, ये आपका कौन सा है, जो डी होती है, डी बनाते अपन ये डी, तो एंड वाला सा ये है। बाकी और वाले में और रहे तो और में जो ओ होता है ना, इसमें इस प्रकार से इसकी फोटो बन जाएगी जो आप लोग जानते हैं भाई। अब सुनो, यहाँ ए और बी है तो ये देखो, पहले इसको अगर समझे अपन तो ये इसका हिस्सा कौन सा एंड गेट है, फिर ये नोट है, बबल सो है ना, बबल वाला, ये नोट गेट को शो करता है। तो ए और बी इसमें इनपुट गए तो यहाँ हुआ ए बी, फिर ये ए बी किस में इनपुट है, इसमें नोट में, तो आउटपुट हमको मिल गया ए क्रॉस बी का बार, या सिंपल ए बी का बार आप लिख सकते हो। अब एक बात और ध्यान कर लो कि जो नोट गेट होता है ना, ये बेटा जी नोट गेट है, या अगर मैं इसको ये कर दूं, देखो यूं इस तरह से, या ये एक तरह से नैंड गेट का नोट में कन्वर्जन है, ये एक तरह से नोर गेट का नोट गेट में कन्वर्जन है, ये भी नोट है, ये भी नोट है, ये नोट है। तो जो भी इसमें इनपुट गया उसको बार करना है, जो भी इनपुट है उसको बार करना है, जो इनपुट है उसको बार करना है। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये जो पूरा सर्किट है ना, ये वाला पूरा भाग, ये एक तरह से नोट गेट को, ये नोट गेट को शो करता है। जब ये नोट गेट को शो करता है तो जो इनपुट जाएगा उसी का ये बार कर देगा। इसमें इनपुट क्या गया, देखो ए बी का बार गया, तो ए बी का बार इसमें इनपुट गया है तो इसका फिर एक बार और हो गया। और आप जानते हैं डबल बार का वैल्यू जिस पे डबल बार होता है वही मूल रूप में आ जाता है। ए डबल बार का ए होता है, बी डबल बार का बी होता है, तो ए बी का डबल बार है तो ए बी आ गया। अब ए बी है तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब ये पूछ सकता है कि कौन से प्रकार के लॉजिक गेट को दर्शाएगा, तो ए बी कौन से लॉजिक गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, एंड गेट का। तो ये पूरा का पूरा ना एक तरह से एंड गेट की तरह से बिहेव करेगा। ओके, बड़े आगे देखो, इसमें आते हैं, ये बेसिक प्रश्न आपका है जो आप पढ़ते हो सोलर सेल, जो पी एन डायोड के अनेक प्रकार पढ़ते हैं, एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल इत्यादि। तो सोलर सेल की जब आप डिजाइन पढ़ते हो तो उसमें आपने पढ़ा था कि उसको हम एक तरह से ए बायस, बिना किसी अभिनति के उसको अपन काम में लेते हैं, नो बायस यूज करते हैं। लाइट उस पर होती है इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन्स और होल बनते हैं। उसके बाद वहां क्या होता है कि करंट, एक तो कोई सोर्स करंट किसी में प्रोवाइड करता है, ये तो वो डिवाइस बन गई जो खुद करंट बाहर के सर्किट में प्रोवाइड करेगी। इसलिए इसमें करंट के बाहर प्रदान करने की जो प्रोसेस है उसके कारण इसको अपन फोर्थ क्वाड्रेंट बनाते हैं। और देखो यहाँ ये आई है, ये आपका है वोल्टेज वी, ये वोल्टेज यहाँ पर वी है, तो इस बिंदु पे वोल्टेज कितना है मैक्सिमम पर, यहाँ करंट कितनी, जीरो है। करंट अगर जीरो है इसका मतलब यहाँ पे जब सर्किट में करंट जीरो होती है, कब होती है, ओपन सर्किट होने पर। तो यहाँ जो ए पॉइंट है वो तो क्या बता रहा है, ये ओपन सर्किट की वोल्टेज को बताता है। और यहाँ इस बिंदु पे देखोगे तो यहाँ धारा कैसी है, मैक्सिमम है, नेगेटिव में है मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट का वोल्टेज, खुले परिपथ का ये आपका है वोल्टेज, और ये आपका है शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ की धारा है। बेसिक है, ये आपका एनसीईआरटी का बिल्कुल फंडे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी के अंदर दे रखा है, इसको आराम से आप कर पाएंगे, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है जिसको अपन कहते हैं सिलिकॉन का होने पे 1.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का होने पे 0.3 वोल्ट होता है। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो बेटा जी हमने वहाँ होस्ट किसको ले रखा है, सिलिकॉन का लिया है कि जर्मेनियम, उस पर डिपेंड करता है। यानी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, बिल्कुल डोपिंग पे डिपेंड करता है। जितनी डोपिंग अधिक होगी उतनी डिप्लेशन लेयर पतली होगी, जितनी डिप्लेशन पतली होगी उतना ही उसका बैरियर पोटेंशियल भी आपका कम होगा। ठीक है भाई, टेम्परेचर पे भी बिल्कुल डिपेंड करता है, तो यहाँ इसकी डिपेंडेंस सभी पे हो जाएगी, तो आप इसका आंसर ए, बी और सी तीनों कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक है रेक्टिफायर।
ये तरंग एक, और यहाँ एक डायोड अपन यूज कर रखे हैं, ये आपका है अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसमें क्या करेगा कि अगर ये P भाग है, ये N भाग है, जब ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है तब ये इनपुट आउटपुट के रूप में दे देगा, और जो इनपुट आप यहाँ लगा रहे हैं वो आउटपुट में तभी आएगा जब ये PN डायोड अगर बायस में यानी फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो देखें इसमें ये प्लस P अगर प्लस पे हो, हाई पोटेंशियल पे हो, और ये आपका N भाग है लो पोटेंशियल पे हो, तभी ये फॉरवर्ड में काम करेगा। तो देखो यहाँ माइनस का 5 वोल्ट है, फिर ये आपका 0 है, फिर प्लस का 5 है। तो जब ये पॉजिटिव मतलब देखो ये ओनली इसके 0 से प्लस 5 इतने से भाग में ही PN डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट कंडक्शन होगा और वहां आउटपुट आपको मिलेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ इसका ये 0 से 5 वोल्ट वाला ही यहाँ पर आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। बाकी तो रिवर्स बायस में होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसमें आओ देखो, अभी मैंने कहा था ये नॉट गेट है, तो ए ये आपका नॉट गेट है, तो इसमें आउटपुट क्या मिला A बार, ये भी खुद नॉट गेट है, तो B आउटपुट क्या मिला अपने को B बार। अब देखो यहाँ इसमें देखो ये अब कौन सा और गेट है, तो और गेट में हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ जो इसका मैं यहाँ लिख दूं इसको कि A बार और B बार जब इसमें इनपुट करेंगे तो ये पहले और प्लस नोट है, नॉर गेट है पूरा ये, तो पहले इसकी ओरिंग प्रोसेस को अपन देख लें। तो ओरिंग प्रोसेस में क्या बना A बार प्लस B बार। इसको हम लोग चाहें तो जैसे इसको मैं यही कर दूं A B का बार, ये थ्योरम होती है A B का बार को ब्रेक कर दें और इसमें डॉट को कर दें प्लस में कन्वर्ट, तो इसका उल्टा पर दोनों पॉसिबल है, ये आ गया। अब तो A B बार जो है ना वो इसमें ये जो आपको दिख रहा है वो किस में इनपुट है, वो इसके नोट में इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा A B का डबल बार तो A B होता है, और A B कौन सा गेट है एंड गेट, इसका आपका आंसर है वो एंड गेट है, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज, इसके लिए करेक्ट चॉइस क्या है इनपुट की वो अपने को बतानी है। तो देखिए आउटपुट आपको 1 चाहिए, अब ये है एंड गेट, तो एंड गेट में आउटपुट 1 तभी आएगा जब इसके इनपुट दोनों 1 1 हो, तो C तो निश्चित रूप से आपका 1 होना चाहिए, तो C1 ओनली किस में है, इसमें है, तो इसका आंसर एक में ही C है, तो ये आंसर हो गया। वैसे तो नीट में आप एग्जाम दे रहे हो, हॉल में बैठे हो, आप इसमें आंसर दो, फिर सोचो मत कि और क्या हो रहा है, क्योंकि हो गया, बस होना था वो तो हो गया, से आपका आंसर मिल गया। अब चलो फिर भी हम लोग अभी तो सोचने के लिए बैठे हैं, हमारे पास समय भी है, तो A और B ये आपका और गेट है, और गेट में हम लोग पढ़ते क्या है कि A और B, और इससे मान लो इसका Y अपन निकालते हैं, तो कि A प्लस B के रूप में होता है, तो इसके अपन निकालते हैं ट्रूथ टेबल 0 0 0 1 1 0 और ये आपका 1 और 1, तो A प्लस B 0 प्लस 0 कितना 0, आपका 1 1 1 होता है ना। तो यहाँ पे इसको 1 लाने के लिए आप ये तीनों में से कोई भी एक संभावना यहाँ पे हो सकती है A और B के रूप में, तो कोई सा भी चेक कर लो जिसमें कम से कम एक 1 होना जरूरी है, वो वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ देखो इसमें एक 1 ये 0 है, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो फिर अपना क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, किसी दिए गए प्रवर्धक कोई एम्पलीफायर है, NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर है, और उसमें 800 ओम का कोई लोड रेजिस्टेंस आउटपुट। तो जहां तक मैंने क्वेश्चन को देखे हैं सारों को, कॉमन एमीटर इसमें काम आ रहा है, और कॉमन एमीटर की बात खास इतनी है, बस इतनी थे वो। ये लो इस प्रकार की फोटो बनाओ, एमीटर को आप कर दो कॉमन, अब ये आपका E है, ये B है, और ये आपका C है, तो ये हो गया RC, ये हो गया आपका RB, सब वैल्यू आपको दे रखी है। ये कह रहा है कि 800 ओम का कोई लोड प्रतिरोध संग्राहक परिपथ में जोड़ते हैं, ये संग्राहक परिपथ है, इसमें RC कह दो चाहे इसको कह दो RL, वो जोड़ दिया हमने 800 वोल्ट 800 ओम। तब इसके सिरों के बीच का विभवांतर बोला है VC दे रखा अपने को 0.8 वोल्ट दे दिए। तो अगर हमको इसकी करंट निकालनी हो ना, तो V जब किसी एलिमेंट के रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे दिए गए तो करंट आपको निकालनी है, तो वोल्टेज से रेजिस्टेंस कर देंगे, तो 0.8 बटा 800, तो ये एक तरह से 0.8 बटा 800 है, तो 0.8 को 10 से गुणा कर दो, मान लो 10 से भाग दे दूं, तो ये आपका एक तरह से 1/1000 यानी 1 मिली एम्पीयर करंट आपको मिल जाएगी। सही है। अच्छा, अब आगे क्या करना करिए,
यदि धारा प्रवर्धन गुणांक इसका 0.96 है, यानी इसका जो धारा प्रवर्धन गुणांक बोले तो बीटा वो 100 है, तो परिपथ का निवेशी प्रतिरोध 192 ओम है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस ये है 192 ओम। तो हमसे पूछा है वोल्टेज गेन और पावर गेन कितना है, धारा लब्धि वोल्टता लब्धि और शक्ति लब्धि का मान कितना है वो आपको ज्ञात करना है। तो वोल्टेज गेन AV होता क्या है, बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, या आर लोड अपॉन आर इनपुट, या आर सी अपॉन आर बी। तो बीटा बेटे जी है कितना 0.96 इंटू आर आउटपुट हमारे पास है देखो 800 ओम अपॉन आर इनपुट हमारे पास है 192। इसको गुणा करोगे आपसे तो इसका 4 गुना आएगा, इसको सोल्व करने पे आपका 4 आ जाएगा। अब वोल्टेज गेन का कोई मात्रक नहीं होता है तो 4 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको निकालनी इसकी शक्ति लब्धि तो वो होगी ए पी आउटपुट, वो तो आप जानते हो बीटा स्क्वायर और इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। अगेन इसमें 0.96 जो कि एक छोटा उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मान इससे और छोटा आएगा, और बाकी तो आपका वही 800 अपॉन 192 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर है वो 3.84 आ जाएगा और इसको आप टिक कर पाएंगे। अब इसको गुणा करने में कोई समस्या नहीं, 4 का भाग देंगे इसमें तो आपका पूरा कट जाएगा। अब 0.96 का स्क्वायर है तो 0.96 थोड़ा सा कम आएगा। तो हमारे पास यहाँ देखो ऑप्शन टिक करने में दो चीजें आती हैं, एक तो आती है ये देखो कि 3.69 है, एक हमारे पास है 3.84, ये थोड़ा सा ज्यादा कम है तो अप्रोक्स 4 से कम है, ये अपन आराम से टिक कर देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वापिस किसी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है तो वापिस कॉमन एमिटर का ही पूरा खेल है, क्वेश्चन जितने भी आपके हैं वो उसी में है। तो इसमें जैसे ही कॉमन एमिटर आपको दिखे तुरंत आप इस प्रकार से फोटो बना लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे अपना कदम बढ़ा दें। ई ये आपका बी और ये सी और इसमें ये आर सी, ये आपका बन गया आर बी। कुछ दे रखा है उनको ले लो काम में, लोड प्रतिरोध के रूप बोल दिया जाएगा या इसका आउटपुट बोल देगा या इनपुट जो भी बोलेगा हम लोग इसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम। कलेक्टर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2 किलो ओम और वोल्टेज कितना इस पर है VC यानी आउटपुट वोल्टेज आपको दे दिया 4 वोल्ट। इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, इसका बीटा हमको दे दिया प्यारे बच्चों 100 एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस आपको दे दिया 1 किलो ओम। तो आपसे पूछा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितना है। तो देखो कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज होता है ना बेटा जी V आउट अपॉन V इनपुट होता है, ये है बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। अब आर आउटपुट स्थान पे कौन सा RC है, तो देखो हमको निकालना है V इनपुट, तो V इनपुट हो गया V आउटपुट इंटू आर इनपुट, इनपुट का मतलब RB अपॉन 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 कितना बीटा इंटू आर आउटपुट बोले तो RC। अब V आउटपुट देखो अगर हम लिखें यहां पर 4 इंटू RB 1 किलो, बीटा 100 इंटू RC कितनी, RC है हमारे पास है 2 किलो ओम। 1 किलो से 1 किलो कैंसिल हो गया, 200 डाउन तो ये हो गया 2 बटा 100, 2 बटा क्या अपॉन 100, इसको 10 से गुणा कर दूं, 10 से भाग दे दूं, 1000 बन गया। 1000 10 की पावर प्लस के 3 ऊपर 10 की पावर माइनस का 3, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ये आ गया वोल्टेज, था वोल्ट आ गया, अभी वोल्ट कितना वोल्ट आ गया, 10 की पावर माइनस 3 को हम कहते हैं मिली। तो एक तरह से 20 मिली वोल्ट हमारा आंसर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, जम चुका है, और जम गया है तो इसको टिक कर दीजिएगा। बढ़े नेक्स्ट देखो, द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स connected as shown in the figure below. The current flowing through the resistance R1 will be. तो इस R1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है, R1 बोले तो ये रेजिस्टेंस है, इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो अपने को पूछी है। हो सकता है आपको R2 पूछ लिया होता, R3 पूछ लिया होता। तो यहाँ पहले ये सोचो कि आपको दे रखा है आदर्श डायोड, तो जो आदर्श डायोड होते हैं उसमें जो फॉरवर्ड बायस होती है इसमें इसका रेजिस्टेंस जो होता है इफेक्टिवली वो होता है 0 ओम, और जो रेजिस्टेंस आपका है रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं इफेक्टिव, वो होता है अनंत।
इसका मतलब आदर्श पी एन डायोड अगर बायस में, फॉरवर्ड बायस में करंट को कंडक्शन नहीं होने देता है, जबकि रिवर्स बायस में होने पर, उल्टा बोल गया बेटा, आप ही सुनो, यदि आप इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में इसका रिफ्लेक्ट रेजिस्टेंस 0 ओम है, इसमें यानी पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस में होने पे करंट को कंडक्ट होने का इजी पाथ प्रोवाइड करता है, 0 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि उसी को अपन रिवर्स में कर देते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करती है, इनफाइनाइट प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, यानी धारा का चालन नहीं करता है। और इसके इसी गुण के कारण इसको अपन रेक्टिफायर के रूप में यानी दिष्टकारी के रूप में काम में लेते हैं। तो देखो 10 वोल्ट है, अब ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये इसका हाई पोटेंशियल एंड है, ये इसका है लो पोटेंशियल एंड, यानी इसको प्लस के रूप में हम लोग ले रहे हैं, इसको अपन माइनस के रूप में ले रहे हैं। तो ये मान लो प्लस हो गया, ये माइनस कर दूं, इसको मैं प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं। इसमें जो सिंबल आपको दिख रहा है ये वाला, ये पी भाग है, ये एन भाग, अब एन तो प्लस पे है और पी माइनस पे है, ये रिवर्स बायस में है इसलिए ब्रेक हो गया, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, ये टूट गया है। तो R2 में करंट कितनी है, 0, जबकि इसको अपन देखें, ये इसका P भाग है, ये N भाग है, P है प्लस पे और N माइनस पे है, ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में होने पर ये अपने परिपथ में कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसको सिंपल एक कनेक्टिंग वायर के रूप में बदल लेंगे। तो ध्यान दो, अब करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट केवल इस पाथ में मूव करेगी, इस पाथ में करंट नहीं होगी। तो अब इस पाथ में नेट रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 2 4, और वोल्टेज कितना है 10, तो 10/4 बोले तो 2.5 एम्पीयर करंट किसमें, R1 में फ्लो हो जाएगी इस तरफ। तो R1 की करंट और R3 करंट, IR1 IR3 दोनों बराबर हैं, 2.5 एम्पीयर है, जबकि IR2 का मान कितना आ जाएगा, 0। बड़े तो इक्वेशन होगा, देखो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट Y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स A B C आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। तो अगर पहले हम लोग तीनों को A B C को 0 रखें फिर उसको 1 करें तो इनके इक्विवेलेंट आउटपुट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं तीनों को पहले 0 कर दूं तो ये आपका है एंड गेट, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 हुआ तो 0, तो आपको 0 मिल गया। यहाँ तो C खुद ही 0 आपका मिल रहा है। अब ये फिर क्या, देखो ये पहले आप देखें इसको, ये एंड गेट है, साथ में यहाँ पर ये नॉट गेट भी है, तो यहाँ तो आपको बात समझ में आ रही है, ये 0 इंटू 0 होगा बराबर 0 ही होगा, पर ये 0 इसमें इनपुट के रूप में गया तो आउटपुट क्या मिला, 0 का बार, तो 1 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा केस अपन लेंगे, जब सबको अपन ले लेते हैं यहाँ पर 1 1 1, तो इसमें फिर ये एंड गेट है, तो 1 इंटू 1 कितना आपका 1 मिलेगा, ये आपका 1 आ गया, C खुद 1 से 1 आ रहा है। फिर ये अगेन एंड गेट है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू ये आपका 1 इंटू 1 हमारे पास 1 1, अब इसमें इनपुट क्या, नोट गेट में, तो ये हो गया 1 का बार यानी 0। सब 0 थे, 1 आ गया, सब 1 है तो 0 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें दिया गया द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, जो गिवन सर्किट है वो किसके इक्विवेलेंट है हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये A और B इनपुट है, ये अभी है और गेट, और ये आपका नॉट गेट, और प्लस नॉट, नोर गेट है ना, नोर गेट है। तो पहले A और B इसमें इनपुट गए, तो यहां आपको आउटपुट मिला ओनली A प्लस B। ये A प्लस B जो है वो इसमें नॉट में इनपुट है, तो आउटपुट हमको यहां क्या मिल गया, A प्लस B का बाहर। मैंने अभी कहा था कि ये क्या है, ये नॉट गेट है पूरा, तो नॉट गेट में इनपुट ये है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, जो इनपुट गया था A प्लस B का बार, उस पर एक बार और हो जाएगा। और डबल बार का मतलब आप ये कर सकते हो कि आपको A प्लस B मिल गया। अब ये खुद नॉट गेट है, तो हमारे पास ये आ गया A प्लस B, यानी इसका A प्लस B अपॉन सॉरी A प्लस B का बार आ गया। अब इसको अपन कैसे पढ़ें, देखो A प्लस B को अपन क्या बोलते हैं, और ये नॉट, तो ये एक्चुअली है क्या, और प्लस नॉट, तो और प्लस नॉट का मतलब हो गया नोर गेट। तो ये कौन से प्रकार के लॉजिक गेट को समझाएगा, ये नॉट गेट और नोर गेट के सीरीज कॉम्बिनेशन को दर्शाएगा, जो कि नॉट गेट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर
amplifier the audio signal voltage across the collector is 3 volt। तो वापिस कॉमन एमिट्री है, तो देखो ये लो, आप देख जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं सब के सब में बस यही कॉमन सी बात है, कॉमन एमिटर आ रहा है क्वेश्चन में, ये आपका इमीटर, ये है बेस, ये आपका है कलेक्टर। तो जैसे बोला चलते हैं, इन ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। ये कलेक्टर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना Vc वो 3 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओम। इसका रेजिस्टेंस अगर देखें अपन Rc वो है 3 किलो ओम। इफ करंट गेन इज 100, इसका बीटा 100, बीटा होता है क्या है IC अपॉन IB, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो होता है। द बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम, ये RB 2 किलो ओम। तो हमसे पूछा है कि ऐसे में वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, यानी इस प्रवर्धक के वोल्टेज गेन का मान कितना है और इसका शक्ति गुणांक, शक्ति इसका लाभ कितना है वो आपको ज्ञात करना है। AV बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। तो बीटा है हमारे पास 100, R आउटपुट है 3 किलो ओम और इनपुट है 2 किलो ओम। ओम से ओम सब कट गया, 3/2 1.5 इंटू 150 आ गया। यदि आपको निकालना है AP पावर गेन तो होता है बीटा स्क्वायर इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। बीटा हमारे पास था 100, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4, 10,000 इंटू अगेन कितना 1.5, तो 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 15,000। कोई इसका मात्रक नहीं होता है, तो 150 और 15,000 ये इसके वोल्टेज गेन और पावर गेन बन जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान सा, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़े, यहां बेसिक आपसे पूछा है कि कौन सा डायोड यहां पर फॉरवर्ड बायस को या फॉरवर्ड को यहां पे शो कर रहा है। तो जो पीएन डायोड हम लोग कहते हैं, ये इसका पी भाग है, ये इसका एन भाग है, ये पी भाग है, इसका एन भाग है, इसमें भी पी भाग, ये एन भाग, ये पी भाग, भाग मिल्खा भाग, ग्रेट इंसान हमारे मिल्खा सिंह, जितना बोले उतना कम, देश की शान आन बान शान आज हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुख है हमें उनका। बहुत प्रेरणादायी एक शख्सियत जो हमें छोड़ के चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखें, अब हमारे पास ये दे रखे हैं 4 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे पूछा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर फॉरवर्ड बायस को शो करता है, तो उसके लिए पी भाग होना चाहिए हाई वोल्टेज पे। तो ध्यान दो, पी यहाँ पे है -4 और एन कितना -3। तो -4 तो छोटा होता है, ये बड़ा हो गया ना, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में -2 + 2, ये वोल्टेज बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो एन तो हाई पर और पी लो पर रिवर्स बायस। यहाँ 3 और 5, ये बड़ा 5 बड़ा 3 छोटा, वापिस एन हाई पर और पी लो पर। यहाँ देखो इसमें 0 -2, -2 छोटे हैं 0 बड़े हैं साहब, तो यहाँ ये पी 0 पे हाई वोल्टेज पे और एन -2 मतलब लो वोल्टेज पे है, इसलिए ये 4th ऑप्शन यहाँ पर फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो, यहां आपसे बोला है कि ये दे रखा है हमको एक, वापिस कोई कॉमन एमिट्री है, कोई अलग से कहानी नहीं है, थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी की शर्तों को डाल दिया है बहुत ही कंडीशन के साथ। यहां ऐसा बोला गया है कि इसमें जो VCE है, इस VCE पे ड्रॉप है 0। फिर यहां जो दे रखा है VEB, इस पे भी आपका VB है, ये भी दे रखा है अपने को 0। ये V इनपुट दे रखा है हम लोगों को 20 वोल्ट, क्या दिया 20 वोल्ट, ये कर रखा है अपने ग्राउंडेड, इसका मतलब ये वोल्टेज है 0। अब देखो इस स्थिति में क्या होगा कि V इनपुट ये आपका 0, तो ये पूरा V इनपुट यहाँ से इस पे ड्रॉप है, इस पे ड्रॉप, तो V इनपुट ही 0, यानी इस पूरे में यहाँ से यहाँ का विभवांतर कितना 20 वोल्ट है। जो ड्रॉप किस पे होता है, इस पे और जंक्शन पे। अब क्वेश्चन आपसे खुद कह रहा है इस पे कोई ड्रॉप है ही नहीं, तो इसका 20 वोल्ट पूरा इस पे ड्रॉप हो गया, तो इसमें करंट कितनी आएगी वो हम देखें। तो देखो
आई बी आर बी है ना, आई बी आर बी इज इक्वल टू 20। तो अगर मुझे इसमें आई निकालनी हो, आई बी निकालनी हो, तो इसका वोल्टेज कितना है 20 अपॉन 500 किलो ओम। 500 किलो है, इसको अगर मैं 2 से गुणा 2 से भाग दे दूं तो ये किलो यानी 1000 तो पहले से पढ़े, 500 इंटू 2 1000 और आ गए, 10 की पावर 3 पहले थी, 10 की पावर 3 और आ गई, 10 की पावर 6 आ गई, और ऊपर कितना 20 इंटू 40 अपॉन 10 की पावर 6 उसको ऊपर लाए तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आ गया। अब ये माइक्रो बदल दें इसको तो 40 माइक्रो एम्पियर ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसमें, आरबी में, जिसको अपन कहते हैं आईबी। तो आईबी का मान है 40 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर भी है, दोनों में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। अब बनाते हैं इसमें, यहाँ पे देखो ये 20 वोल्ट है, ये 0 है, तो 20 वोल्ट ड्रॉप कुछ इस पे इसमें दे रखा 0, तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप इस पे आ गया। तो इसमें इससे भी अपन देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज ड्रॉप मालूम होगी, तो इसकी आई से हम लोग निकालेंगे। तो देखो कितना है 20/4 किलो, यानी 4 किलो मतलब 4000 है। ये 1000 10 की पावर 3 नीचे है, 20/4 5, 10 की पावर 3 ऊपर गई माइनस का 3, तो ये हो गया 20/4 5 इंटू 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर, इसको हम कहते हैं मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर ये हमारा आउटपुट करंट आईसी बन गया। तो देखें 40 5 मिली एम्पियर 40 10, तो ये आपका अब सही हो गया। तो नीट में अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आगे इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर समझना हो पूरे क्वेश्चन को तो हम बीटा इसका निकाल सकते हैं। बीटा होगा कितना, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट कितनी आईसी, आईसी अपॉन आईबी। आईसी है 5 मिली एम्पियर और ये है 40 माइक्रो, तो 40 मिली इंटू मिली कर दूं, 10 की पावर माइनस का 3 अब ये मिली तो मिली 5/40 इंटू मिली, 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर लाऊं, 10 की पावर प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया 5000 अपॉन 40, 0 0 से कैंसिल, 500/4 125। इस तरह से आप इसका आंसर है वो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपका अब परफेक्ट रूप में दूसरा बन गया। नेक्स्ट देखें, इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। जब हीटिंग से टेम्परेचर चेंज होता है तो डेफिनेट है अब इसकी हर प्रॉपर्टी में इसका बैरियर पोटेंशियल निश्चित रूप से बदलेगा। पीछे पढ़ा था अपन ने, वो डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल डिपेंड के चेंज होने से इनपुट का रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस से बदलेंगे, और इन सब का रिजल्ट किस रूप में आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो इसके जो ग्राफ है ना, अभिलाक्षणी वक्र जो बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, वो आपके यहाँ पर उस परिवर्तन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे अपने को। तो ये कह रहा है डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन, कि बदलता ही नहीं है, बदलता है, गलत है। अफेक्ट द ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन, ये बिल्कुल सही है। अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, नहीं ओनली नहीं है भैया, रेजिस्टेंस बदलता है पर ओनली नहीं चलेगा। अफेक्ट ओनली रिवर्स, नहीं साहब, रिवर्स को बदलता है पर ओनली नहीं, सब बदलते हैं, ताप पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b। इसके आउटपुट को हम a और b के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये हमको बताना है। तो देखो ये a है, a आ गया भाई, b है, यहां तक b है, फिर नॉट गेट आ गया तो b बार। ओके, ये आपका है एंड गेट, तो एंड गेट में आपको मिल गया a b बार, यहां तक आपको मिल गया यही a b बार। ये है अब अपने पास और गेट, तो y हमारे पास a b बार तो मिल गया। प्लस के रूप में क्या है उसको अपन देखेंगे। आइए इस तरफ, ये a नॉट गेट है तो a बार, b तो b के रूप में आ गया b, एंड गेट है तो इसमें आपको मिल गया a बार b, a बार b। तो यहाँ ये सिंपल एक a बार b ही यहाँ आ गया, इसमें a यहाँ जो वैल्यू आपको मिली a बार b। अब देखो ये दोनों आपस में मिल गए, ओरिंग हो गई, तो यहाँ आप क्या ऐड कर दोगे a बार b। ये लो साहब, इसका आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन इसको अपन कहते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड।
बढ़ो आगे। देखो तो यहां इसमें देखो, या तो इसको ट्रूथ टेबल है ना उससे चेक कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास ये ए है, बी, समझे? तो ए और बी यहां श्रेणी क्रम में है, सीरीज ऑर्डर में है। तो इसको मैं लिखूं 0 0 0 1 1 0 और ये आपका 1 और 1। तो 1 अगर मैं इसमें दोनों जीरो करता हूं, दोनों को अपन जीरो कर देंगे तो करंट तो पास होगी नहीं, ये 6 वोल्ट करंट पास होगी तो इसमें बल्ब है वो ग्लो करेगा, चमक होगी। तो इसका आउटपुट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा कितना, ये 1 मिल गया। अब 0 0 1 कब आता है? यदि इसको अपन नोट करें तो जोड़ के नोट करें, जोड़ करके हम इसको नोट करें तो पॉसिबल है, या गुणा करके नोट करें तो भी पॉसिबल है, जोड़ करके नोट करें तो भी पॉसिबल है। यानी देखो यदि 0 + 0 करेंगे तो 0, उसका बार कर दूं तो 1 आ रहा है, या 0 × 0 करता हूं तो इसका भी बार करता हूं तो 1 आता है। तो ये तो और प्लस नोट हो चाहे एंड प्लस नोट दोनों पॉसिबल है, पर ये निश्चित हो चुका अब इसमें कि ये और गेट भी नहीं है और एंड गेट भी नहीं है, या तो नैंड गेट है या फिर कौन सा नोर गेट है, उसमें से कोई सा एक लॉजिक गेट है। ये इसमें आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए हम आगे, अब मैं लेता हूं इसमें 0 और 1, तो इसको 0 रखा, इसको 1 रखा। तो देखो जब इसको अपन दोनों ऑन कर देंगे ना तब करंट की हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यहां से करंट आ जाएगी, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। दोनों के ऑन होने पर ही 0 आएगा, अदरवाइज तो ये आएगा 1 1 ही आएगा। अब ये किस में होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो देखो यदि मैं इसको ए बी करूं, देखो ए बी तो कितना 0 0 0 और ये 1 आया। अगर मैं इसको ए बी का बार कर दूं, 0 का बार 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, तो ये ए बी है क्या? ए बी है देखो एंड, उसका नोट का मतलब हो गया नैंड गेट, तो ये एक तरह से नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि इस प्रश्न को अगर थ्योरेटिकली आप समझें तो बेसिकली होता है क्या है कि जैसे और गेट है, तो और गेट में होता है कि ये हमारे पास दो स्विच है, ए और बी, और ये कोई हमारे पास एक सेल है और ये कोई बल्ब है, इसको मैंने यहां लगा दिया। ये समांतर स्विचिंग और गेट को रिप्रेजेंट करता है। यदि एंड गेट की बात करता हूं तो एंड गेट में देखो ये इस तरह से हमारे पास दो स्विच हैं जिसको किसी बैटरी की सहायता से इस तरह से हम लोगों ने साथ में जोड़ दिया ए और बी को, सही बात है। तो और गेट है समांतर स्विचिंग, एंड गेट है श्रेणी स्विचिंग, और अगर इस बल्ब को यहां से हटा करके आप इसके समांतर जोड़ दो तो और प्लस नोट बन जाएगा, जिसमें हम इसको कहते हैं नॉर गेट। यदि इसको मैं यहां से हटा करके यहां लगा दूं बल्ब को, तो यदि दो हमारे पास स्विच है उनके श्रेणी संयोजन के समांतर में कोई बल्ब लगाता हूं तो वो अपने आप में खुद ही नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसके समांतर में बल्ब लगा रखा है तो श्रेणी के समांतर में नैंड गेट बन जाएगा। इसी प्रकार से समांतर के समांतर में उसको हम कहते हैं नोर गेट। तो ये थ्योरी में आते हैं, तो अलग से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आया था, फिर भी जब ये आया था तब से पहले लोग इसको नए ढंग से स्टडी करवाते थे, इसलिए अपने आप में नया क्वेश्चन था जब ये आया था तब। फिर तो लोग क्या करते हैं सारी थ्योरी है वो लेके चालू कर देते पढ़ाना। अब आते हैं देखो इसमें अगले प्रश्न में, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कम्युनिकेशन और ईएमडब्ल्यू के छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं, उनको भी अपन और अभी देखते हैं। देखो तो ये है आपका प्रश्न कि पी प्रकार के अर्धचालक में निम्न से कौन सा कथन सही है। आपने पहले क्वेश्चन देखा था ना एन टाइप वाला, अब आ गया पी टाइप का। तो कॉमन देखो कंसेंस, नीट के अपने खुद फिक्स साइट है कि यहां से क्वेश्चन लेना है तो लेना है। जैसे अभी अपन सारे क्वेश्चन देख रहे थे, ट्रांजिस्टर के अंदर जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है उसका एम्पलीफायर वाला पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन ले रहा है। क्या लॉजिक गेट में फिक्स आपका क्वेश्चन है, जो अपन देखें सबकी संभावनाएं बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी आपको, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन है। पी एन डायोड के रूप में क्वेश्चन सिंपल आपके आए थे, ताप पे जो इसका बैरियर पोटेंशियल कैसे, डिपेंडेंस कैसे आ रही है वो आपसे पूछ रहा था। और यहाँ जो एन टाइप पी टाइप में बेसिक पूछ रहा है कि कैसे फॉर्म होते हैं, कोई बड़ी महाभारत आपसे नहीं पूछ रहा है, बहुत सिंपल बेसिक से पूछता है
आपने कौन सी इंप्योरिटी मिला रखी है, उसमें कौन माइनॉरिटी है कौन मेजोरिटी वाला, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में। देखो तो पी प्रकार में होता है क्या है, होल बड़ी संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम संख्या में होते हैं। होल बड़ी संख्या में है तो मेजोरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी, इसको अपन कहते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। और इसमें इंप्योरिटी कौन सी होती है, ट्राइवेलेंट, 3 संयोजी होता है ना। तो देखें कौन सा कथन इसमें सही वो आपको पहचानना है। तो होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स, पी प्रकार बिल्कुल सही है। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, पेंटावेलेंट इसमें अशुद्धि होती है, नहीं होती है, 3 संयोजी होती है। इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक वाहक हैं, गलत है। इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक वाहक हैं, गलत है। तो 4 तो सही होना ही पड़ेगा ना, नहीं है तो प्रश्न गलत है, समझे। तो होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। होल यहाँ मुख्य आवेशवाहक हैं और संयोजी जो है, जो इसमें इंप्योरिटी है, जिसको अपन कैसे कहते हैं, जो डोपिंग अपन करते हैं, डोप जो होता है वो यहाँ पे कौन से प्रकार का है, वो है ट्राइवेलेंट एटम्स है, वो होते हैं भाई। तो इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा। फिर देखें द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप टू फूड आइटम कंटेनिंग वाटर। तो माइक्रोवेव ओवन का सीधा सा खेल ये होता है कि उसमें हम पानी को गर्म करने में काम में लेते हैं, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें काम में लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होती है और जो जल के अणुओं की अपनी खुद की जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है वो समान क्रम की होती है, लगभग समान होती है। जब दोनों की आवृत्तियां समान होती हैं तो वहां रेजोनेंस होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब रेजोनेंस में होता क्या है कि जो आप बाहरी कारक होता है उसकी एनर्जी जब किसी को प्रोवाइड करते हो रेजोनेंस कंडीशन में, तो वहां जो लाइट आपकी है या माइक्रोवेव जो होती है उनकी मैक्सिमम एनर्जी वो वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होती है, इसलिए वो आसानी से जल्दी ही उस आपकी लाइट की माइक्रोवेव से गर्म हो जाता है पानी। तो इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो उनकी मैच करनी जरूरी है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। नेक्स्ट देखो, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। आपको ई का दे रखा है आरएमएस वैल्यू और पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू कितना होगा। तो जब भी आप ईएमडब्ल्यू को डिस्कस करते हो तो वहां इसके बेसिकली दो जो फॉर्मूले होते हैं अगर आपने डिस्कस किए होंगे, तो ई बराबर होता है बीसी। इसके 3 तरह से फॉर्मूले होते हैं, ई बराबर बीसी, ई बराबर बीसी। अब इसमें 3 तरह कैसे हैं देखो, या तो ये है इंस्टेंटेनियस यानी किसी समय के दोनों के ई के मान, या शिखर मान तो शिखर मान, या आरएमएस मान तो आरएमएस मान। सी आपका फिक्स है, सी आपको निकालना तो ई अपॉन बी है, सी जो है वो ई अपॉन बी है साहब। तो अब हमको पूछा क्या देखो, चुंबक के क्षेत्र का शिखर मान पूछा है, यानी आपको पूछा है बी नॉट। तो मैं बी नॉट यहां से लिखता हूं, तो बी नॉट कितना देखो आता है ई नॉट बटा सी। अब ई नॉट हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो है ई आर एम एस। तो ई आर एम एस को अगर ई नॉट बदलना हो तो अपन क्या कहते हैं √2 इंटू ई आर एम एस अपॉन सी। तो देखो √2 इंटू ई आर एम एस वो आपको दे रखा है 6 अपॉन सी। ये प्रकाश का वेग है निर्वात में 3×8, उड़ाओ 3 को तो ये आ गया 2 √2 यानी 2 इंटू 1.414 अपॉन 10⁸। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेट 2.828 अपॉन 10⁻3, इसको 10⁸, इसको ऊपर 10⁻−8 हो जाएगा। इसको अप्रोक्स करें तो राउंड ऑफ करें इस पॉइंट को 2 को, तो आगे 5 से बड़ी संख्या तो 2.83 इंटू 10⁻8, 2.83 इंटू 10⁻8 टेस्ला। ये इसका आपका शानदार सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखो आगे। तो अगला प्रश्न है कि एन ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस। ईएमडब्ल्यू का जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ आपको दे रखा है। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग +y, यानी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसकी भी डायरेक्शन दे रखी है कि +y में ये
वाइब्रेट कर रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको बताना है। बहुत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन जी मेन को 100% लेना होता है तो लेना होता है, और नीट भी यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरू कर चुकी है। तो देखें इसमें क्या करना है। तो यहाँ एक बात सोचो पहले कि EMW जो है वो सब के सब क्या न्यूट्रल हैं, जैसे एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, आपका विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो तरंगे हैं, कुछ भी है, माइक्रोवेव सूक्ष्म जितने भी, लाल रंग है, काला है, पीला है, जो भी आपकी लाइट है, वॉयलेट है, ब्लू है, सब लाइटें, सब के सब लाइट के स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं। जब ये स्पेक्ट्रम के पार्ट्स हैं तो ये न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल है तो कभी E और B से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये इफेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर इफेक्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर नेट लॉरेंस फोर्स कितना, 0 है, और लॉरेंस फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं लॉरेंस फोर्स को अपन कहते हैं QE प्लस QV क्रॉस B बराबर 0। फॉर्मूले हमें पता ही नहीं क्या इसमें होगा, क्या इसका ऑर्डर करना है। तो हमको ये मालूम था कि इस वाले में चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होती हैं, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती E और B से, इसलिए लॉरेंस फोर्स कितना, 0 होगा। अब इसमें से अगर इसको सॉल्व करेंगे देखो तो QE बराबर, इसको अगर जाऊं मैं यहाँ पर तो माइनस का Q और ये आपका V क्रॉस B आ गया। Q से Q आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E इज इक्वल टू आ गया माइनस का V क्रॉस B। अब यहां से इसी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, केवल आपको केवल डायरेक्शंस को मैच करना है, क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्शन ही पूछी है। तो देखिए यहां V किस तरफ है, आई केप में, यदि आप इसमें V देखो तो V हमारे पास किस तरफ है, देखो आई केप में है, माइनस पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के बाद गुणा कर देंगे अपन। अच्छा जी, उसके बाद देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा, प्लस J में है, ये प्लस J में है। तो अब मैं यहां इसको किससे गुणा करूं ये आपको देखना है। तो I को अगर J से गुणा करता हूं, देखो I को J से गुणा करता हूं, यहां J लेता हूं, ओके हाँ, तो ये I है और ये J है, यानी हमको ये गुणा भाग करने के पश्चात हम अपने को तो प्लस J चाहिए भाई। देखो पहले इस तरह से लिख दो, फिर यहाँ जिसको फाइंड करना उसको हमें लिखना है, ये हमें J निकालना है। तो अब यहाँ मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो प्लस का K केप या माइनस का K केप। यदि प्लस का K केप लेता हूं, यदि प्लस का K केप लेता हूं तो I क्रॉस K क्या होता है, देखो I J और K, एंटी क्लॉकवाइज हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है, तो I क्रॉस, देखो I क्रॉस J प्लस K होता है, I क्रॉस K है माइनस का J। देखो यदि I क्रॉस K करता हूं, यहां अगर मैं यहां K लिखता हूं, यहां अगर मैं K लिखता हूं प्लस का, तो आएगा माइनस का J, और माइनस का J में माइनस इंटू माइनस प्लस का हो रहा ना, तो प्लस J तभी आएगा जब मैं B को यहां प्लस K केप लिखूंगा। इसका मतलब B निश्चित रूप से प्लस K केप में है, तो प्लस Z डायरेक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये एक सिंपल सा प्रश्न है किसी कैपेसिटर के लिए। प्रश्न क्या देखो कि कैपेसिटर में होता क्या है कि जैसे ये कैपेसिटर है और इसको अपन किसी डीसी सोर्स से जोड़ रहे हैं, कैपेसिटेंस C है, और ये डीसी सोर्स जो है वो एक तरह से इसको डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की दर से इसको चार्ज कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV। अब इसको अपन दोनों तरफ टाइम के साथ कर दें डिफरेंशिएट, तो dQ बाई dt बन गया, C कांस्टेंट है तो बन गया आपका dV बाई dt, और इसी को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट यहाँ पे हमको मिली है dQ बाई dt है C इंटू डी बाई dt। C मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है कितना, C हमको दिया जा रहा है 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रो, और डी बाई dt हमको दे रखा है 3 वोल्ट पर सेकेंड, 3 इसे गुणा करेंगे तो 20 इंटू 3 कितना, 60 माइक्रो, और एम्पियर में ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ध्यान ये देना है कि जब इसको अपन चार्ज कर रहे होते हैं उस समय
जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं इनके बीच जो धारा फ्लो करती है उसको धारा को कहते हैं विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो तारों में धारा फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं आईसी, बोले तो कंडक्शन करंट। और करंट की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो करंट इसमें कंडक्शन की है वैल्यू उतनी हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट की होती है। जब जब इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होगी तब तब उतनी ही यहां पर कंडक्शन करंट भी होगी। यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा बराबर होती हैं, हमेशा समान दिशा में होती हैं, हमेशा इनके समान होते हैं। और बस यहां इसका जो कारण होता है डिस्प्लेसमेंट का, करंट का, वो होता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम या ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के समय के साथ बदलने के साथ यहां पर बिना किसी आवेश वाहक के, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिवर्तन से धारा बहती, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा कहते हैं। तो यहां हमेशा धारा दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन कोई समस्या है ही नहीं। 60 माइक्रो एम्पियर और 60 माइक्रो एम्पियर हमारे आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोस्टली क्वेश्चंस आप देखें कहां से आ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं ट्रांजिस्टर से, पी एन डायोड के सिंपल, जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल वहां से, और एन टाइप, पी टाइप जो आपके सेमीकंडक्टर है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी में कौन माइनॉरिटी में है कौन मेजॉरिटी है, बिल्कुल वहां से प्रश्न आ रहे हैं। और ईएमडब्ल्यू में बिल्कुल फिक्स जगह है, ईएमडब्ल्यू बिल्कुल फिक्स है बेटो, सिर्फ आ कहां आ रहा है, ई, बी और वी की डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है जो हमने यहाँ पे देखा है, या जो ईएमडब्ल्यू होती हैं उनके टाइप्स वगैरह हैं, उनके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, 2021 के प्लेयर्स, यदि आपको अच्छा करना है तो सीएलसी की गुरु नीति, सीएलसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, फिजिक्स पंच, इन सबको अगर आप समेट लेते हो, बहुत अच्छे से कूल माइंड से इनको पढ़ लेते हो, साथ में अपने क्लास नोट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके वहीं से बनते हैं, उन सबको मिला करके अपने यूनिवर्सल जो बॉस की सबसे फेवरेट बुक है, जिससे क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि वो एक खजाना है, प्रश्नों का एक संग्रह है, उन सबको अगर कोई समेट लेता है अपने से, अपने दिमाग से उनको निकाल लेता है, तो बहुत ईजी वे में वो अच्छे अपने मेडिकल कॉलेज को प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, अब इसी जोश और जुनून के साथ आप लगे रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खूब पढ़ाई करें, मस्ती से, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव और बिल्कुल कलेक्टिव रूप में आपको स्टडी करनी है। तो ठीक है, इस एपिसोड को अपन ये समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।